हेलो नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 20 मई और दिन है गुरुवार, थर्सडे। आज डिस्कशन करते हैं द हिंदू का। देख लेते हैं क्या न्यूज़ इसमें आई है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिससे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप अगर दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो उसकी रीडिंग तो आपको एक बार करनी है, तो आपको पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं है पैसे खर्च करके। आप डायरेक्ट उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और उस पीडीएफ से आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। वो पीडीएफ 24 आवर तक अवेलेबल रहेगी टेलीग्राम चैनल में, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यूज़ डिस्कशन। और सबसे पहली न्यूज़ जो आ रही है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। जो ये तो कहते साइक्लोन चल रहा है उसने बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट किया है गुजरात को, महाराष्ट्र को और केरला को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 26 बॉडीज रिकवर्ड फ्रॉम बार्ज ऑफ मुंबई, 49 रिमेन मिसिंग। मतलब 26 लाशें एक तरह से निकाल चुके हैं वो बार्ज से। बार्ज क्या होता है देखो दोस्तों, ये होता है बार्ज, ये पानी की जहाज टाइप कह सकते हैं आप। एक शिप होती है जिससे हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के देशों के लिए। ठीक है, अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि 49 लोग अभी भी वहाँ मिसिंग हैं और 26 लोगों की बॉडी निकाली जा चुकी है। अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस आर्टिकल में ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कोई जो बार्ज था, जो पानी का जहाज था, उसका नाम है P305 सैंक। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि 35 नॉटिकल माइल्स। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल कि जैसे ये मान लो ये गुजरात है और ये इंडिया है, ये यहाँ पे ये वाला सीन है, तो यहाँ समंदर है, अरब सागर है इस जगह पे। तो इस जगह पर 200 नॉटिकल माइल्स तक, कितना 200 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया रहता है ये वाला, ये उस कंट्री का रहता है जिस कंट्री का किनारा समुद्र से लगा हुआ है। यानी इस एरिया में क्या क्या एक्सेस रहती है हमको कि आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे ड्रिलिंग कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, मिनरल्स को ढूंढ सकते हैं। कोई नई चीज़ है, अगर कोई नया केमिकल है या कोई नया मटेरियल है, कोई कंपाउंड है, उसको आप अगर यहाँ से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ओएनजीसी वगैरह हमारी जो कंपनियां हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस, वो तेल की खोज और वो जितने सारे मिनरल्स जब लेते हैं वो यहीं से लेते हैं, इसी जोन से। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये मैंने आपको कल भी बताया था, इसको ध्यान रखना। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब बात करते हैं, जैसा कि मैं समझा रहा था, इसमें क्या हो रहा है कि P35 एक वो था बार्ज और उसमें कई सारे लोग सवार थे। लगभग यहाँ पे बता रहे, देखो 186 का जो क्रू था, 186 लोग थे और इसमें से 26 लोगों की जो है डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं, वो फंस गए थे इसमें। और अभी 49 लोग जो हैं वो अभी भी मिसिंग हैं, वो उनकी समझ में नहीं आ रही है वो कहाँ गए, तो उनकी खोज चल रही है। एक चीज़ आपको बता देता हूं दोस्तों कि 125 लोग अभी सर्वाइव कर गए हैं इसमें, मतलब बचा लिए गए हैं। बहुत सारे लोग थे, इनमें से इतने लाशें मिल गई हैं, इतने गायब हैं। दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि जो ये क्या हो रहा था यहाँ पे ये हो रहा था दोस्तों, जो एक कंपनी है एफकॉन्स करके। तो एफकॉन्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो क्या करती है, एक्सप्लोरेशन का काम करती है या फिर कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जो सी साइट्स होती हैं उन पे। तो वहाँ इनका ये बार्ज खड़ा हुआ था और ये वहाँ पे एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे और अचानक से ये तौकेते साइक्लोन ने घेर लिया और ये वहाँ पे फंस गए। इसी के दौरान इनकी मौत भी हुई है वहाँ पे। इसमें बहुत ज़्यादा जो है रिलीफ भी पहुँचाया। रिलीफ किसने पहुँचाया दोस्तों, जो हमारी इंडियन नेवी है। इंडियन नेवी के लोगों ने, जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है उसने, जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है उसने, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है उसने, इन सब लोगों ने बहुत हेल्प की और उसी वजह से ये 125 जो लोग हैं वो रेस्क्यू किए जा सके, बचाए जा सके। समझ गए। अब गुजरात के कोस्ट पे इसने थोड़ी सी दिक्कत पैदा की है, यानी बहुत सारी तबाही मचा दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुजरात का जो कोस्ट है उस पर इन्होंने एक बहुत बड़ी तबाही छोड़ी है इस जो है तौकेते साइक्लोन ने। मोदी जी ने क्या किया है, वहां का एक हवाई दौरा किया हेलीकॉप्टर में बैठ के, और हवाई दौरे के दौरान उन्होंने वहां पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए की राशि को सैंक्शन कर दिया कि भाई 1,000 करोड़ रुपए की राशि से आप जल्दी से जल्दी इनको हेल्प करें। अब क्या हुआ, अपोजिशन पार्टीज ने क्या किया, अपोजिशन पार्टीज ने कहा कि भाई गुजरात के वो मुख्यमंत्री रहे हैं और गुजरात उनका होम जो है स्टेट है, इसलिए उन्होंने वहां ऐसा कर दिया। लेकिन तबाही तो मुंबई के इलाके में भी हुई है, तो मुंबई में वो नहीं आए और मुंबई में उन्होंने कोई एरियल विजिट भी नहीं की और कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट भी नहीं किया कुछ कि इनको ये दे देंगे वो दे देंगे। तो मोदी जी ने वहां के भी लिए अनाउंसमेंट किया और 2 लाख रुपए उन लोगों के लिए जो इस तूफान से कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुए हैं, उनको कुछ नुकसान हुआ है, तो 2 लाख रुपए हर फैमिली को देने का वायदा किया। और जो गुजरात है वहां गुजरात के लिए उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए की जो है राशि नामित कर दी है। ठीक है, ये इतना इस आर्टिकल में था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखो साथियों, इसमें एक न्यूज़ आपको बता दूं, इंडिया ने जो है, इंडिया टॉप्स इन सिंगल डे फैटालिटीज। इंडिया ने टॉप किया है एक दिन में सबसे ज़्यादा मरने वाले लोगों में। यानी हमारे यहाँ पे एक दिन में 4529 लोग मर गए, 4,500 लोग एक दिन में मौत हो गई है। तो इंडिया ने मौत के मामले में
टॉप कर दिया है इस लिस्ट में कोरोना वायरस में। दूसरे नंबर पर यूएसए, आप देख सकते हैं यहाँ 4475 लोग मारे गए हैं, ये दूसरे नंबर पर। तो ऐसे ही ये कंट्रीज की लिस्ट दे रखी है किसमें कितने मारे गए हैं, तो हमने ये लिस्ट टॉप कर दी है। दूसरी चीज़, अब जो कुछ वैसी लिस्ट होती हैं जैसे इंटेलेक्चुअल इंडेक्स हो गई या ग्रोथ इंडेक्स हो गई या कोई बिजनेस इंडेक्स हो गई, उसमें तो हम टॉप नहीं कर पाते, लेकिन हमने मरवाने में टॉप कर दिया, लोगों को मरवाने में। क्योंकि इससे पता चलता है, इससे दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर एक मैसेज जाता है कि इंडिया में जो हेल्थ फैसिलिटी, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना वीक है। वहाँ के लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है तो वो अपनी जान नहीं बचा सकते। ये एक मैसेज जाता है विदेश में, यानी जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें। तो कोरोना वायरस की डेथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, आप देख रहे हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे देखो जनवरी में कितने केस थे, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, और मई में ये पीक देखो कितनी खतरनाक है। तो अब इसको डाउन होने में थोड़ा सा टाइम तो दोस्तों लगेगा। तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। इसके बगल में ये एक आर्टिकल है, इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे। देखो दोस्तों, ये न्यूज़ मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी, मतलब आपको बता देता हूँ, ये थोड़ी ठीक न्यूज़ है कि दिल्ली सीएम नॉट स्पीकिंग फॉर इंडिया। यानी जो अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहा है हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जयशंकर जी ने। और एक चीज़ आपको बता दूं इनके बारे में, ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो भी स्टेटमेंट बोलते हैं वो सटीक रहता है दोस्तों। 40 साल का एक्सपीरियंस है इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, ये बंदा बहुत ब्रिलियंट है। सीधी बात इन्होंने क्या कहा है कि ऐसा हुआ था, अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट कर दिया था कि जो लोग सिंगापुर से आ रहे हैं इंडिया में, उन लोगों में एक बहुत ही खतरनाक वेरिएंट पाया गया है। इसका मतलब इन्होंने सीधे इंडिकेशन दे दिया अरविंद केजरीवाल ने कि सिंगापुर में जो है कोई खतरनाक कोविड वेरिएंट चल रहा है, यानी वहां बीमारी है। तो इस बात पर थोड़े गुस्सा हो गए कौन, फॉरेन मिनिस्टर, यानी सिंगापुर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं विवियन बालाकृष्णन। उन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि केजरीवाल ने जो क्लेम किया है वो बहुत ही गलत है कि हमारे यहाँ कोई वेरिएंट है जो इन्फेक्शन फैला रहा है। तो अब जो हाई कमिश्नर हैं सिंगापुर के सिमोन वोंग, उन्होंने इस चीज़ को गलत साबित करते हुए उन्होंने इंडिया से ये जवाब मांगा कि इस टाइप की ट्वीट क्यों की गई। तो अब वो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, और वो सेंटेंस क्या था दोस्तों कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल डज नॉट स्पीक फॉर इंडिया। उन्होंने सिर्फ एक बात की है कि ये इंडिया की तरफ से नहीं बोलते हैं, वो उनका पर्सनल ट्वीट है, आप उसको बिल्कुल सरे से निकाल दें। ये थोड़े केजरीवाल जी में आदत है, थोड़ी लपड़ झपड़ करते हैं, और इसीलिए दिल्ली में भी थप्पड़ खा गए कई बार चुनावों में। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट देना चाहिए। ऐसे बिना जान के किसी ऐसी डेवलप्ड कंट्री है भाई सिंगापुर, ऐसी कंट्री नहीं है, उस पर ऐसे आप नहीं इल्जाम लगा सकते। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ दोस्तों। ये आर्टिकल है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए, ये न्यूज़ में आया है थोड़ा सा, जहाँ पे पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी की बात होती है या जुडिशरी की बात होती है, हाई कोर्ट भी आया है यहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ी सी न्यूज़ हमको पढ़नी पड़ती है, बिकॉज ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स हैं, तो इसमें हमको पता रहनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने यहाँ पे कि पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट फेलियर। यानी जो पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स, जो नौकरशाह होते हैं, आईएएस पीसीएस, इन लोगों को हजम नहीं होती अपनी जो असफलता है ना, फेलियर, वो हजम नहीं होता। हजम कैसे नहीं होता, कोर्ट एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर रिस्क फेस्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जुडिशियल ऑफिसर्स। यानी क्या है कि देखो इनके प्रेशर में आके क्या है कि वो कोर्ट्स वगैरह हैं वो काम कर रहे हैं। अब कोर्ट्स में उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि इनके चलते हुए, इनके मिसमैनेजमेंट की वजह से, इन लोगों के पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स की वजह से हमको क्या है, कोर्ट्स में जो फ्रंटलाइन वर्कर है वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स होते हैं छोटे मोटे, उनमें अब तो अभी सुनवाई चल रही है, डेली बेंच बैठ रही है, डेली जजेस बैठ रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि 852 जुडिशियल ऑफिसर स्टाफ ऑलरेडी बीन इन्फेक्टेड बाय द वायरस। 852 लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और लगभग 25 लोगों की, यानी 25 जुडिशियल ऑफिसर्स की मौत हो चुकी है। तो इनके मिसमैनेजमेंट की वजह से कुछ भी काम ठीक नहीं हो रहा है। फैसिलिटीज़ एंड आई वॉश, मतलब इस टाइप से फैसिलिटी दे रहे हैं ये, इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो इस टाइप की हैं कि वो आई वॉश की तरह काम कर रही हैं, यानी पलक झपकते खत्म हो जाती हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट कम से कम आप मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं तो जो हमारे जो वर्कर हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, इतनी पेंडेमिक है उसके बावजूद भी बेंच में बैठ रहे हैं, लोगों की सुनवाई कर रहे हैं, फैसले सुना रहे हैं, उनको एक्चुअली कम से कम आप अप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं कि दे आर डूइंग द गुड जॉब। फ्रंटलाइन वर्कर्स में ये दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कहा है, और इन्होंने हाई कोर्ट ने इनको तलब किया है कि आप जवाब भेजें कि किस टाइप से ब्यूरोक्रेट्स का जो है, जो मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं चल रहा है, और उस वजह से आप हमको ये लिख के दें। कोर्ट तो देखो रिटन में प्रूफ मांगता है,
तो आप इस चीज़ का जवाब तलब करें कि ऐसे ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें जुडिशियल ऑफिसर्स की जब मौत हो रही है तो जेल में जो लोग बंद हैं वो नहीं मरेंगे, या जो वैसे नॉर्मल वर्कर्स हैं जैसे टाइप राइटर होते हैं, बहुत से मुंशी टाइप होते हैं, वो क्यों नहीं मरेंगे। समझ गए। तो ये चीज़ हाई कोर्ट ने तलब किया है लोगों को, पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में दोस्तों। देखो दोस्तों, ये न्यूज़ मुझे आज की सबसे अच्छी न्यूज़ लगी। ये लगभग 1,000 करोड़ से ऊपर का एक पैकेज इन्होंने अनाउंस किया है, और फार्मर्स के लिए और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले वर्कर कौन होते हैं दोस्तों? जिनका कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, जैसे रिक्शे वाले हो गए, या सब्जी बेचने वाले हो गए, या जो कपड़े धोते हैं वो हो गए, ये सारे सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। ठीक है। तो इन्होंने जो कर्नाटका के सीएम इस टाइम मिस्टर BS येदुरप्पा, इन्होंने क्या किया है कि एक पैकेज अनाउंस किया है। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, 1,111 करोड़ का जो पैकेज है वो बहुत ही वेल मेंटेन्ड और वेल मैनेजमेंट तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। देखो आपको बता देता हूं, इन्होंने ये काम किया है कि ये जो पैसे हैं वो मतलब ये है कि 24 तारीख तक, जो 24 मई तक जो लॉकडाउन चल रहा है उस दौरान ये दिए जाएंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 10,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से हर फार्मर को पैसे दिए जाएंगे। जिसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है उसको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि 3,000 रुपये हर उस व्यक्ति को दिए जाएंगे जो ऑटो रिक्शा चलाता है, या कोई कैब वगैरह टैक्सी वगैरह चलाता है, या कहीं कंस्ट्रक्शन का वर्क करता है, यानी कोई मिस्त्री है, तो उसको 3,000 रुपये दिए जाएंगे। 3,000 रुपये उसको दिए जाएंगे जो कोई नाई है, बार्बर है, या कोई धोबीस है, या कोई मतलब जो कूड़ा कचरा खाते हैं, वो कूड़ा कचरा उठाते हैं वो लोग हैं, या पॉटरी मेकर्स हैं, जो कुम्हार जिनको कहते हैं, जो पॉट बनाते हैं मिट्टी के। तो गोल्ड स्मिथ यानी जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो मैकेनिक हैं छोटे, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते, उन सभी को भी 2 से 3,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर जो लोग वेजिटेबल बेचते हैं यानी सब्जी वगैरह बेचते हैं, घूम घूम के स्ट्रीट वेंडर्स हैं सड़कों पर बैठ के, उनको भी 2,000 रुपये हर आदमी को दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने ये जो है पैकेज अनाउंस किया है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, इस टाइप से हेल्प करेगी गवर्नमेंट। क्योंकि आपको अभी एडिटोरियल सेक्शन पे एक वो बताऊंगा, एडिटोरियल आया है, उसमें ये कहा गया है कि डायरेक्ट जो है कैश ट्रांसफर से ही आप इकोनॉमी को बचा सकते हैं इस टाइम, वरना कोई वो नहीं है इलाज। इकोनॉमी जो है वो क्या कर जाएगी, क्रैश कर जाएगी दोस्तों। ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो साथियों, एडिटोरियल पेज पर ये सबसे पहला आर्टिकल है और इसका नाम है फ्लैशिंग लाइट्स। फ्लैशिंग लाइट में वो क्या कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है यानी इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई जो है वो इकोनॉमी को थ्रेट कर रही है, यानी डरा रही है। अब आप इसको बचा कैसे सकते हैं? जो कंजप्टिव कैपेसिटी है वो घट गई है। क्यों? क्योंकि डिमांड, इसमें कुछ टर्म्स यूज हुए हैं वो मैं आपको समझाऊंगा आज। कंजप्टिव कैपेसिटी जो है वो घट गई है। क्यों? क्योंकि डिमांड घट गई है। अब डिमांड तो घटी जाएगी, जब कंजम्पशन ही नहीं होगा तो डिमांड क्यों करेंगे लोग। अब दूसरी बात, कैश ट्रांसफर कैन बूस्ट डिमांड, यानी सिर्फ आपके पास एक रास्ता है और वो है कैश ट्रांसफर, जिससे इकोनॉमी को बचाया जा सकता है और डिमांड को बूस्ट किया जा सकता है, जिससे सप्लाई भी इंक्रीज हो जाए। अब आपको इसके बारे में छोटी मोटी कुछ चीज़ें बता देता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ है, डिमांड में बहुत बड़ी गिरावट आ गई है। अब डिमांड में गिरावट आ गई तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें सप्लाई नहीं होंगी। जब कोई सामान, किसी को आलू चाहिए ही नहीं तो आलू आएगा क्यों? समझो डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशन है वो यही है। तो डिमांड घट गई तो सप्लाई घट गई। सप्लाई घट गई क्यों? क्योंकि सारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, छोटी मोटी फैक्ट्री हैं, यानी जो भी कुछ ऐसा काम है जहां से हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, यानी जो रन करती है, मूव करती है, हर चीज़ बंद हो गई। अब लॉकडाउन की वजह से इन्होंने एक चीज़ और कही है आर्टिकल में कि लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, ये कही है डिप्यूटी गवर्नर माइकल देवव्रत ने, ये RBI के ऑफिशियल हैं। इन्होंने कही है कि इकोनॉमी जो डाउन कर रही है, जो सर्च कर रही है, वो किस वजह से कर रही है। एक तो GST की वजह से, ये देखो 17.5% मंथ ऑन मंथ। डोमेस्टिक ट्रेड है वो बहुत ही नीचे आ गई है, गिर गई है। दूसरी चीज़, जो हमारा ऑयल प्राइस है, ऑयल वो बहुत इंक्रीज हो गया है। जो हमारी कमोडिटी प्राइस है, कमोडिटी मतलब जो चीज़ें हैं डेली लाइफ की, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनके प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो इस वजह से इकोनॉमी क्या कर रही है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, घटती जा रही है। 33.5% कॉन्ट्रैक्शन दोस्तों, ये बहुत ही डिजास्टर्स कॉन्ट्रैक्शन है। आप इसमें जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब आप समझेंगे ये कितनी खतरनाक चीज़ है किसी देश के लिए। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि एक टर्म यूज हुआ है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि जो डिमांड है ना, डिमांड की कमी एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए। अगर डिमांड नहीं होगा तो कोई चीज़ बनेगी नहीं। दूसरी बात, अब डिमांड किस टाइप की कमी है, देखो जैसे अभी खरीफ की क्रॉप आने वाली है, लोग खरीफ की क्रॉप बोएंगे और उसके लिए ट्रैक्टर वगैरह की बिल्कुल डिमांड नहीं है, लोग ट्रैक्टर खरीद ही नहीं रहे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेल इतना महंगा हो गया है, लोग ऑटोमोबाइल्स खरीद ही नहीं रहे, चाहे वो 2 व्हीकल हो, 4 व्हीकल हो, खरीद ही नहीं रहे। मतलब डिमांड एकदम जीरो की तरफ जा रही है, आप कुछ सप्लाई कर ही नहीं सकते। तीसरी चीज़, एक यहाँ पे जो टर्म है वो यूज़ हुआ है दोस्तों, और वो हुआ है हमारा स्टैगफ्लेशन। क्या यूज हुआ है? स्टैगफ्लेशन। ये क्या होता है? देखो, ये सबसे पहले आपको बता दूं मैं 1965 में यूज़ हुआ था। मैक्लॉयड करके एक बंदे थे, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस शब्द को यूज़ किया था। पहले इसको मान्यता नहीं दी गई थी इस शब्द को, स्टैगफ्लेशन, ध्यान रखना। ये डायरेक्ट टर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। तो उन्होंने कहा था कि स्टैगफ्लेशन को
स्टैगफ्लेशन हो रहा है कंट्री में, ब्रिटिश के मैकलॉयड ने ये कहा था। अब 1965 में उन्होंने ये कहा था, तो उस समय पे इस बात को तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन 1970 में ये टर्म एक्सेप्ट कर लिया गया। अब स्टैगफ्लेशन होता क्या है दोस्तों? स्टैगफ्लेशन होता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ऊंचाई पर बढ़ जाए, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई बहुत ऊंची पे चली जाए। अब अनएम्प्लॉयमेंट तो बेरोजगारी और महंगाई दोनों ऊपर चली गई, और जो इकोनॉमी है, टोटल इकोनॉमी ग्रोथ, वो क्या करे, वो नीचे ही खिसकती जाए, नीचे ही खिसकती जाए, नीचे। इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन, ये टर्म है। अब वहां पे आपको स्टेटमेंट भी दिए जा सकते हैं, आपको मैंने हिंदी में समझा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। इस आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट में। देखो दोस्तों, थोड़ा सा इस आर्टिकल के बारे में आपको बता देता हूँ। इंटरप्रिटेशंस विच इम्पीड अ जस्ट सोशल ऑर्डर। यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहे हैं, देखो ये सुरित पार्थसारथी करके जो राइटर हैं, ये कहना चाह रहे हैं एक्चुअली जो हमारा मराठा है यानी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, अभी एक लॉ पास हुआ था, उन्होंने क्या किया था, मराठी लोगों को बैकवर्ड क्लास में ऐड करने की बात कही थी। किस में? एक तो एम्प्लॉयमेंट में और एक एजुकेशन में, इन दोनों में उनको रिजर्वेशन देने की बात कही थी बैकवर्ड क्लास रख के। तो इन्होंने ये चीज़ कही है, जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ने उस जो उनका लॉ था उसको खारिज कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया उसको, कि ये गलत बात करी है इन्होंने। उसमें एक्चुअली 5 जजेस की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में, और उस बेंच में से 5 में से 4 लोगों ने इसके फेवर में आंसर दिया है कि ये जो लॉ आया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक है। क्यों? अब असंवैधानिक क्यों है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो देखो, एक तो सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन के इस लॉ को जो है वायलेट करता है, इस बात को कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, ये लिखा गया है कि 50% से ज़्यादा किसी भी कम्युनिटी को आप नई बैकवर्ड क्लास में रख सकते, नई रिजर्वेशन दे सकते। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कहा है, दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट के पावर एज सच स्पेशल कोई पावर नहीं है कि वो किसी भी कास्ट को या किसी भी कम्युनिटी को उठा के डायरेक्ट रिजर्वेशन दे दे, ऐसी कोई पावर नहीं है उनके पास। अब दूसरी बात, वो फेडरलिज्म की बात करते हैं, वो कहते हैं कि फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है कि सब लोगों को बराबर यानी राइट टू इक्वलिटी। देखो इसमें एक आर्टिकल की बात हुई है दोस्तों, वो आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4, दोनों क्या करते हैं, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी वाला आपको पढ़ना है, और वो यही कह रहे हैं कि इंडियन फेडरलिज्म में, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी के अंदर यह है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन आप इंक्रीज नहीं कर सकते। समझ गए? दूसरी चीज़ इन्होंने जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताई है इस आर्टिकल में, वो ये बताई है दोस्तों कि उन्होंने कहा है कि जो एक केस था इंदिरा साहनी करके, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस हुआ था, ये हुआ था 1972 में। अब इस केस में क्या था, ये लैंडमार्क केस था। लैंडमार्क केस, इसमें क्या जजमेंट आया था, इसी में आया था ये जजमेंट कि किसी एक्सेप्शनल चीज़ को छोड़ के, यानी कोई बहुत बड़ी एक्सेप्शन अगर नहीं है तो उसको छोड़ के आप रिजर्वेशन को 50% से इंक्रीज नहीं कर सकते, यानी 50% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। आप किसी भी कास्ट को ऐसे रैंडमली आर्बिट्रेरली उठा के रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। कुछ आर्टिकल्स और उन्होंने बताए जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये आपको पढ़ने हैं। जो भी आर्टिकल्स मैं बताता हूँ उनको एक बार पढ़ लिया करो। जैसे कुछ स्टेट हैं, जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में बहुत ही मतलब एक्सेप्शन केसेस हैं, उसकी वजह से कहीं पे 50% से ज़्यादा है थोड़ा सा जो रिजर्वेशन है वो अदर कास्ट के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स वगैरह हैं इसलिए। अब एक अमेंडमेंट हुआ था 102, 102वां अमेंडमेंट किया था सरकार ने 2018 में। कितने में? 2018 में। उसमें क्या बनाया था उन्होंने, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये एनसीबीसी बनाया था। तो उन्होंने कहा कि जब इसका ख्याल रख रही है सरकार, तो आप क्यों मराठियों को या किसी को भी एक कास्ट को उठा के डायरेक्ट रिजर्वेशन दे रहे हो, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट नहीं है। तो जब एनसीबीसी हमने बनाया था, और भी हमारे बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बहुत सारे कमीशंस बने हुए हैं जो इनको देखते हैं। एक सेंटर को और स्टेट को, दोनों को एक लिस्ट देनी पड़ती है दोस्तों, ये एनालाइज करके, ये सर्वे करके कि किस कम्युनिटी को बैकवर्ड क्लास में रखना है, किसको रिजर्वेशन देना है, किसको नहीं देना, इनको ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कोर्ट्स को। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो आप क्यों रैंडमली ऐसे किसी को उठा के दे रहे हो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसीलिए उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को खारिज कर दिया है। ये 2 आर्टिकल और हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं, इनको आपको पढ़ना है। देखो एक तो ये है 342A, ये आर्टिकल जोड़ा गया था, और एक 366 का 26C, ये 2 आर्टिकल भी आपको पढ़ने हैं। ये बात करते हैं दोस्तों इसी चीज़ की, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, किसको देना चाहिए, और कुछ शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए किस किस को हम ये इसमें इंक्लूड करेंगे, वो देंगे, रिजर्वेशन देंगे। समझ गए? तो ये आपको 4 आर्टिकल आज पढ़ने हैं, 15 आर्टिकल 16, ये दोनों आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी के अंदर आते हैं दोस्तों। वो कहना चाह रहे हैं, अब इन्होंने जो पिटीशन फाइल करी है उसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है हमारा, ये राइट टू
जो हमारा फेडरलिज्म है, यानी फेडरलिज्म है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरलिज्म है उसके अगेंस्ट है। क्यों? फेडरलिज्म में कहते हैं कि पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज रहती है, यानी सबके पास बराबर रहती है। तो क्यों स्टेट के पास ऐसा कोई वो नहीं है स्पेशल पावर कि वो किसी कास्ट को या किसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे सके या बैकवर्ड क्लास घोषित कर सके? वो सेंटर के पास भी नहीं है, या सेंटर के पास ही क्यों है? तो इस टाइप इस चीज़ पर डिबेट है इस आर्टिकल में। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको एसेंस समझ में आ गया होगा आर्टिकल का कि क्यों जो है महाराष्ट्र के लोगों को रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास में जाने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे दोस्तों। देखो दोस्तों, ये आर्टिकल बहुत दिनों बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात हो रही है, तो देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं खुजली साहब कि अथॉ इन इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशन की बात हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं कि पुलवामा और जो हमारा ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उनके बाद जो उन्होंने एक बालाकोट में जो स्ट्राइक करी थी हमारे लोगों ने, फिर उसके बाद एयर स्ट्राइक भी हुई, इन सब के बाद क्या था कि बिटरनेस आ गई थी दोनों के रिलेशन में, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में। तो उस वक्त के बाद मतलब कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने क्या किया था, इंडिया ने क्या है, देखो एक चीज़ यहाँ पे एक टर्म देख लो, आपको जो इंपॉर्टेंट है वही मैं दिखा रहा हूँ, मोस्ट फेवर्ड नेशन। इंडिया ने क्या किया था, पाकिस्तान को MFN का स्टेटस दे रखा था। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारा अच्छा वो है, ऐसा नहीं है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब है कि इंडिया जो सबके साथ ट्रेड करता है वो पाकिस्तान के साथ भी करता है, यानी इनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का वो नहीं दे रखा स्टेटस, लेकिन हमने इनको दे रखा था। इनकी तो आदत खराब है। खैर देखो, एक चीज़ आपको बताऊं दोस्तों, जो इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, पाकिस्तान से इंपोर्ट कम करता है। अब इंपोर्ट तो करेगा ही क्या, इन पे है ही क्या, तो इसलिए हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो अब पाकिस्तान क्या है, लगभग 200% हमसे इंपोर्ट करता है। अभी आपको एक फिगर दिखा देता हूँ, आपको उसमें देख के और क्लियर समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखो अभी क्या है कि उसके बाद जो हमारी जब बातचीत बंद हो गई, हमारे रिलेशन खराब हो गए पाकिस्तान के साथ, तब से कुछ चला नहीं है। अब हम हालांकि हम एक्सपोर्ट ही करते थे, लेकिन टसल वाली बात है कि हमने बंद कर दिया कि इनको ना कुछ देना है ना लेना है। उसके बावजूद जब ये पेंडेमिक चली, तो अभी आपको बता दूं कि 2020-21 में अप्रैल से फरवरी तक जो हमारा ट्रेड हुआ है वो $280 मिलियन से $278 मिलियन, यानी आना जाना दोनों बता रहा हूँ कैसे। अब $280 मिलियन जो था वो हमने क्या किया, हमने सिर्फ 280 से 278, यानी आप कहो कि 280 का सामान हमने बेचा है और 278 का सामान उन्होंने खरीदा, यानी सिर्फ हमारा $2 मिलियन का डिफरेंस है बीच में। यानी हमने बिल्कुल भी ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करा, बस $2 मिलियन की चीज़ें इंपोर्ट करी हैं, बाकी सारी पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करी हैं। तो अब इसका एक वो ये बता रहे हैं कि एक पॉजिटिव जो है सिनारियो निकल के आ रहा है कि अगर ऐसे धीरे धीरे शुरू होती है और आपस में अगर एंगेजमेंट बढ़ता है, तो फिर ये इंडिया पाकिस्तान के यानी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो हमारी सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ हैं, उनके साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा और फिर हमारी ट्रेड फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यही बस कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ संबंध वो सुधर सकते हैं, डायलॉग चल रहा है, ये रिवाइवल की बहुत ज़्यादा कोशिश है। देखो दोस्तों, ये एक न्यूज़ है, ये आपको थोड़ी दिखा देता हूँ। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट लगी मेरे को थोड़ी सी, और इसमें है कि न्यू स्टॉर्म लाइकली इन बे ऑफ बंगाल, मतलब एक नया तूफान आ सकता है बे ऑफ बंगाल में। ये हमारे IMD ने कहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि एक नया तूफान फिर से देखने को मिल सकता है बे ऑफ बंगाल में। आप बे ऑफ बंगाल की पूरी लोकेशन देख लेना। अब वहाँ पे क्यों आ सकता है ये तूफान, क्योंकि वहाँ बारिश हो रही है। बारिश होने के बाद वहाँ पे क्या हुआ है, बे ऑफ बंगाल में बीच में लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, लो प्रेशर जोन LPZ। आप एक चीज़ समझ लो, ये तूफान आते क्यों, ये साइक्लोन आते क्यों, एक चीज़ समझो। आपको छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ, डिटेल में कभी बताऊंगा कि क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये कोई जगह है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इस जगह पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। जहां लो प्रेशर होता है तो क्या होता है, हवाएं और पानी ये इस तरफ खींचता है ये चीज़ों को ऐसे करके हर जगह से। अब मान लो इधर से कुछ हवाएं ऐसे करके आती हैं, क्योंकि लो प्रेशर जोन है, यहाँ खींचेगा, और यहाँ से ये हवाएं ऊपर की साइड उठती हैं, ऊपर की साइड यानी आसमान की साइड उठने लगती हैं ये हवाएं। तो जब आसमान की तरफ, अब ऐसे एक बात ध्यान रखो कि जब ऐसे कोई चीज़ सिकुड़ेगी अंदर की साइड, तो यहाँ से भी चीज़ें आएंगी ना इसके आसपास। तो यहाँ जब लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, तो ऐसे करके हवाएं जो है वो पानी को ऐसे करके लाती हैं, यहाँ से कुछ हवाएं पानी को ऐसे करके इसकी तरफ खींचेंगी, तो उसकी वजह से ये भंवर क्रिएट होता है। और यही भंवर जब क्रिएट होकर ऊपर उठता है और ऐसे फैलता है बाहर की साइड, यही क्या बनता है, ये साइक्लोन बनता है। यही साइक्लोन बनता है, समझ गए। और मैंने साइक्लोन पे एक लेक्चर भी बनाया हुआ है, वो वैसे तो इंग्लिश में, आप चाहें तो उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो आज की ये 2 न्यूज़ हैं और ये दोनों न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं और ये लास्ट न्यूज़ है आज की, इसके बाद हमारा एडिटोरियल खत्म हो जाएगा न्यूज़पेपर। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है वो, DD इंटरनेशनल टू प्रेजेंट इंडिया स्टोरी। आपने देखा होगा दोस्तों, जो ग्लोबल प्रेजेंस है, यानी हमारे यहाँ पे देखो जैसे पेंडेमिक आई तो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, उसकी बहुत बेइज्जती हुई। फिर बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उस समय पे काफ़ी कंट्रियों ने क्रिटिसाइज़ किया, कुछ ने सपोर्ट किया। कुछ ऐसी चीज़ें घटनाएं घटी जैसे रेप वगैरह में, और बाहर से उन्होंने बोला कि इंडिया में बहुत हालत ख़राब है। एक कश्मीर इश्यू है, हमेशा से चलता आ रहा है, तो वो सबसे बेकार बॉडी में पड़ा हुआ है UNO में। तो इस वजह से ये बहुत सारे इश्यू हैं जिसकी वजह से हमको बाहर से इंटरनेशनल जो मीडिया है उसका क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों, हम चाहते हैं, अब गवर्नमेंट क्या
चाह रही है कि दूरदर्शन को नेशनली तो ये चल ही रहा था लेकिन अभी वीक हो गया है, अब इसको वो कह रहे हैं कि नेशनली और इंटरनेशनली इसको लॉन्च करना चाह रहे हैं अच्छे से, जिससे ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, ये पेपर में पूछी भी जा सकती है, ध्यान रखना कि ये चीज़ अगर इंडियन गवर्नमेंट का कोई चैनल होता है दोस्तों तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है, अलग पहचान होती है, यानी वो रिप्रेजेंट करता है कंट्री की सिचुएशन को। तो अगर डीडी नेशनल दूरदर्शन अगर इंटरनेशनली लॉन्च होता है तो ये हमारा पक्ष रख पाएगा इंटरनेशनल मीडिया के सामने, यहाँ पे एक अच्छी टीम होगी जो बाहर के जो रिपोर्टर्स हैं उनको हैंडल करेगी। कैसे? इसके थ्रू हम दिखा पाएंगे कि भाई जो हमने स्ट्राइक की थी वो ठीक थी, जो हम कश्मीर में कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बन जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, अगर ऐसा होता है तो ये इंटरनेशनल जो क्रिटिसिज्म है हमारा उसको हम कहीं ना कहीं कर्व कर पाएंगे, कंटेन कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड न्यूज़, ये एक तरह से करंट अफेयर है दोस्तों, ध्यान रखना है इसका। देखो दोस्तों, ये एक न्यूज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स एडेड इन इंडिया। इंडिया की 6 और साइट्स को हेरिटेज का दर्जा दे दिया है यूनेस्को ने। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नाम भी पूछे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं इनमें कौन कौन से हैं। गंगा घाट है वाराणसी के, उसको दे दिया है। कांचीपुरम के जो है टेम्पल्स हैं उनको दे दिया है एक, और एक है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एमपी में। तो ये इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कौन से? गंगा घाट वाराणसी, कांचीपुरम के टेम्पल और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। एक और टाइगर रिजर्व है वो बहुत न्यूज़ में था दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। अब ये हो गया। अब इसके बाद, हाँ इसके बाद और नाम बता देता हूँ आपको, 3 नाम और हैं। यूनेस्को ने इनको इंडिया की इन साइट्स को डिक्लेयर कर दिया है कि ये हेरिटेज साइट्स बन चुकी हैं अब से। यहाँ पे देखो रिसेंटली अब इन्होंने क्या किया है, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इसको इंक्लूड कर लिया है, और हिरेन, ये क्या है, हिरेन बंगाल मैथलिक साइट एक ये भी जोड़ी गई है, और एक नामदेव वैली इन मध्य प्रदेश। ये 6 साइट्स जो हैं ये हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में लिस्ट चली गई है, ये ऐड हो गई है इंडिया की तरफ से 6 और। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आप समझ गए। अब आपको एक चीज़ और बतानी है मेरे को, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आप बता देना कि ये जो यूनेस्को है यानी रामसर कन्वेंशन का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं कि रामसर कन्वेंशन का आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था और ये इसका पर्पस क्या होता है, किस चीज़ के लिए ये बनाया गया है, और रामसर कन्वेंशन के अंदर हमारी जो हेरिटेज साइट्स हैं वो कितनी हैं इंडिया की हेरिटेज साइट्स। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना था। क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूँ कि थोड़ा सा एंगेजमेंट रहता है फिर आर्टिकल्स के साथ यानी न्यूज़पेपर के साथ आपका, तो आपको पढ़ने की रुचि बढ़ेगी और एंगेजमेंट बढ़ेगा न्यूज़पेपर के साथ। इससे एक सबकॉन्शियस माइंड में आपकी डेवलपमेंट हो जाएगा मेमोरी का कि हाँ ये चीज़ भी मुझे आती है, यानी मैं यूनेस्को के बारे में जानता हूँ तो मैं रामसर के बारे में भी जानता हूँ। ये वो चीज़ है दोस्तों जो एग्जाम में आती हैं, बाकी फर्जी फालतू तो पेपर में बहुत कुछ भरा पड़ा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल फिर से न्यूज़पेपर डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।